हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत के अंतर्गत चतुर्थ पाठ यानी चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हम आपको बताएंगे इस पाठ का सारांश, भावार्थ और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। लेकिन इससे पहले आइए देख लेते हैं इस पाठ को। आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका चतुर्थ पाठ और पाठ का नाम क्या है? हास्य बाल कवि सम्मेलनम। आइए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, और बच्चों के बीच में क्या हो रहा है यहाँ पर? हास्य कवि सम्मेलन। संचालक, सबसे पहले आइए देखें यहाँ पर संचालक। अलम कोलाहलेन आहा परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यान्तरः काल्यापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागताः सन्ति। इहि करतलध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। फिर गजाधर बोलते हैं, सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वैद्यम। आगे, उद्दिश्य स्वीकीयं काव्यं श्रावयामि। वैद्यराज नमस्तुभ्यं। यमराज सहोदरा यमस्तु हरति प्राणान् वैद्य प्राणान् धनानि च। सर्वे उच्चे हसन्ति। कालांतका अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परन्तु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम् इदं शृण्वन्तु भवन्तः। आगे, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः। नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। सर्वे पुनः हसन्ति। सभी फिर से हंसते हैं। उसके बाद तुन्दिलः तुन्दस्य उपरि हस्तम् आवर्तयन् तुन्दिलो अहं भो ममापि इदं काव्यं श्रूयतां जीवने धार्यता च। प्राणं प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयां कुरु। प्राणं दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति। चार्वाकः आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव। यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। तथा कथयति चार्वाकः कवि। आगे, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत। श्रोतारः तैः ऋणस्य प्रत्यर्पणं कथं। चार्वाका श्रूयतां मम अवशिष्टं काव्यं। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत जनः। काव्यपाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति। इसके बाद बच्चों आगे पढ़े यहाँ पर। बालका श्रूयतां श्रूयतां भो ममापि काव्यं गजाधरं कविं चैव तुन्दिलं भोज्यलोलुपं कालांतकं तथा वैद्यं चार्वाकं च नमाम्यहम्। काव्यं श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति। अन्ये चापि हसन्ति। सर्वे गृहं गच्छन्ति। तो बच्चों, इस प्रकार आपने यहाँ पर पढ़ा। संस्कृत का उच्चारण किस प्रकार से आप करेंगे, हमने आपको यहाँ पर पूरा पाठ पढ़कर सुनाया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आप इस पाठ को बार बार सुने और संस्कृत में उच्चारण करना सीखें। तो आइए इसके बाद जान लेते हैं इस पाठ का सारांश कि इस पाठ में क्या कुछ कहा गया है। उसके बाद हम आपको बताएंगे इस पूरे पाठ का भावार्थ।
तो बच्चों आप ध्यान दें, आपके पाठ का नाम क्या है? हास्य बाल कवि सम्मेलनम। और हम आपको बता रहे हैं पहले पाठ का सारांश। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच पर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोता जनहास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। आगे तभी संचालक बोलते हैं, आप लोग शोर मत कीजिए, आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले तथा समय को बर्बाद करने वाले भारतवर्ष के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। यहाँ पर संचालक व्यंग किए हैं, आइए हम तालियों के द्वारा इनका स्वागत करें। तभी एक बाल कवि जिसका नाम क्या है? गजाधर। आप देख रहे हैं यहाँ पर, तभी एक बाल कवि जिसका नाम गजाधर है उठकर आता है और बोलना शुरू करता है, सभी नीरस जनों को नमस्कार। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से व्यंग बोला जा रहा है ताकि लोग हंसें। पहले मैं आधुनिक वैद्य के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। और क्या कविता सुनाते हैं? हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, तुझे मेरा नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, परंतु वैद्य प्राण और धन दोनों का हरण करता है। इस बात पर सभी जोर से हंसते हैं। इसके बाद फिर दूसरा कवि जिसका नाम क्या है? कालांतक। कालांतक उसका नाम है, वह उठकर आता है और बोलता है, अरे वैद्य, जो सभी स्थान पर हैं परंतु मेरे जैसे जनसंख्या को कम करने में कुशल नहीं हैं। इस कवि पर यहाँ व्यंग किया गया है। आप मेरी भी कविता सुनिए। एक वैद्य जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्य हो गया। वह सोचने लगा, नहीं मैं वहाँ पर गया और ना मेरा कोई भाई, तो फिर यह किसके हाथों की कला है? इस बात पर फिर से सभी जोर से हंसते हैं। तीसरा कवि मोटू का रूप धारण किए आता है जिसे तुंदिल कहा गया है और पेट पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मैं पेटू हूँ, सुनिए सुनिए, मेरी भी यह कविता सुनिए और जीवन में अपनाइए। दूसरों के अन्न को प्राप्त करने में मत शर्माइए, क्योंकि वह बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है और शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि पराये माल पर जहाँ तक हो सके हाथ फेर लेना चाहिए। इस संसार में पराया माल व अन्न मुश्किल से प्राप्त होता है, मगर शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। मतलब जन्म मरण के बाद बार बार शरीर मिलते रहते हैं। इस बात पर सभी पुनः जोर से हंसते हैं। फिर चौथे कवि जिनका नाम क्या है? चारवाक है। जिनका नाम क्या है? चारवाक उठकर आते हैं और बोलते हैं, हाँ हाँ, शरीर का पोषण सभी प्रकार से करना सही है। यदि धन नहीं है तो भी कर्ज लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का भोग करना चाहिए। फिर बोलते हैं, जब तक जिए सुख से जिए, चाहे कर्ज लेकर भी घी पिए। इस बात पर सभी पुनः जोर से हंसते हैं। फिर चौथे कवि, ये आपने पढ़ लिया था बच्चों। इसके बाद फिर चौथे कवि जिनका नाम चारवाक है उठकर आते हैं, बोलते हैं, हाँ हाँ, शरीर का पोषण सभी प्रकार से करना सही है। यदि धन नहीं है तो कर्ज लेकर पौष्टिक पदार्थों का भोग करना चाहिए। फिर बोलते हैं, जब तक जिए सुख से जिए, चाहे कर्ज लेकर भी पर घी पिए। इसी बात पर श्रोतागण बोलते हैं, तो कर्ज को कैसे चुकाया जाए? चारवाक फिर बोलते हैं, मेरी शेष बची हुई कविता को भी सुनिए। घी पीकर परिश्रम करके लोगों का कर्ज उतार दीजिए। इस प्रकार काव्य पाठ संपन्न होता है। लेकिन तभी काव्य पाठ सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी आंसू यानी कविता तुरंत रची गई कविता को रचता है और हंसी के साथ सुनाता है। बालक बोलता है, क्या बोलता है बालक? सुनिए सुनिए, आप मेरी भी कविता सुनिए। मैं गजाधर कवि पेटू और खाने के लोभी यमराज को, वैद्य को और चारवाक कवि को प्रणाम करता हूँ। काव्य को सुनाकर हा 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 करके बालक हंसता है और दूसरे भी हंसते हैं और बाहर निकलकर सभी अपने अपने घर जाते हैं। तो बच्चों ये था इस पाठ का सारांश। आइए देख लेते हैं यहाँ पर इस पाठ में क्या कुछ कहा गया है, थोड़ा भावार्थ के साथ। इस पाठ का हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर सरल अर्थ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका चतुर्थय पाठ यानी कि चौथा पाठ, और पाठ का नाम क्या है? हास्य बाल कवि सम्मेलन। यहाँ पर ध्यान दें आप, सबसे पहले क्या था? विविध वेशभूषा धारिणा चत्वारः बाल कवयः
मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति अधः श्रोतारा हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये है जो आपको सरल अर्थ में दिख रहा है, अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच पर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोता जन हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं तथा वे शोर कर रहे हैं। इसके बाद संचालक, देख रहे ना आप यहाँ पर संचालका, अलम कोलाहलेन यानी कि शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरा यत्र अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः कालया काश्च भारतस्य हास्य कवि दुरंधरा समागता सन्ति। यही करतलध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्म। यानी कि शोर मत करो, आज अधिक खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले तथा समय को बर्बाद करने वाले भारतवर्ष के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। आइए हम तालियों से इनका स्वागत करें। इस प्रकार से आप इस कविता, इस जो पाठ है आपका, इस पाठ का आप अर्थ लिख सकते हैं। इसके बाद गजाधर, गजाधर क्या बोलते हैं? सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावदहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीय काव्य श्रावयामि। यानी वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर ये मस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। यानी कि सर्वे उच्चे स्वर हसंती। और यहाँ पर जो है आप ध्यान दें, सरल अर्थ क्या होगा बच्चों? सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार। तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्य के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, तुम्हें मेरा नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, परंतु वैद्य प्राण और धन दोनों का हरण करता है। बच्चों आपको मालूम है ना, जब लोग अति बीमार होकर या ज़्यादा बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार क्या होता है, जो पेशेंट होता है मर भी जाता है और जो डॉक्टर ने अपनी फीस लेनी है, पैसा लेना है, वो तो वह लेता ही है। इसलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि डॉक्टर जो है प्राणों और धन का दोनों का ही हरण कर लेता है, दोनों ही चीज़ें रख लेता है। सभी जोर से हंसते हैं। इसके बाद कालांतक क्या कहता है, आइए सुने। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। चितां प्रज्वलिता दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगता नाहं गतो न मे भ्राता कस्येद हस्तलाघवम। यहाँ पर कालांतक कहता है, अरे वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। आप मेरी यह कविता भी सुनिए। कोई वैद्य जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुआ। वह सोचने लगा, न तो मैं वहाँ पर गया और न मेरा कोई भाई, फिर यह किसके हाथों की कला है। सभी फिर हंसते हैं। इसके बाद बच्चों तुंदिल क्या बोलता है, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन् तुंदिलो अहम भो ममापि इदं काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च। परान्न प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरु परान्न दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति। यानी कि यहाँ पर जो है आप देखें, सरल अर्थ में लिखेंगे आप, तुंदिल पेट पर हाथ फेरते हुए, मैं पेटू हूँ, अरे मेरी भी यह कविता सुनिए और जीवन में अपनाइए, धारण करें। मतलब हे मूर्ख, पराये अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत कर, क्योंकि इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ है तथा शरीर तो बार बार होते रहते हैं। सभी पुनः जोर से हंसते हैं। इसके बाद बच्चों आगे चारवाक देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर चारवाक क्या कहते हैं? चौथे कवि चारवाक कहते हैं, आम आम यानी कि नहीं, हाँ हाँ। आम आम का मतलब होता है बच्चों हाँ हाँ। आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिका पदार्था एवं भोक्तव्या तथा कथयति चार्वाक कवि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। श्रोतारा तहिर ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम चार्वाका श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणे ऋण प्रत्यर्पयेत जन। तो इसका मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब आप देखें यहाँ पर चारवाक क्या कहते हैं, हाँ हाँ
शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित ही है। यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का भोग करना चाहिए। और चारवाक कवि कहते हैं, जब तक जिए सुख से जिए, चाहे ऋण लें कर्जा लें, लेकिन घी पिएं। श्रोतागण कहते हैं, तो कर्ज को कैसे लौटाया जाए, कैसे चुकाया जाएगा? चारवाक कहते हैं, मेरी शेष बची हुई कविता सुनिए, घी पीकर परिश्रम करके लोगों का कर्ज उतार दीजिए। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार से सब कवियों ने हंसाने के लिए कई प्रकार से अपने अपने वक्तव्य यहाँ पर रखे। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिता एका बालको अपि आशु कविता रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति बालका श्रूयतां भो ममापि काव्यम गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोग्यलोलुपम कालांतका तथा वैद्यचार्वकं च नमाम्यहम काव्य श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति अन्ये चापि हसन्ति तयो गृहं गच्छन्ति। और यहाँ पर जो है इसका मतलब हुआ बच्चों, काव्य पाठ के सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी आशु कविता की रचना करता है और हंसी के साथ सुनाता है। बालक क्या कहता है, आप मेरी भी कविता सुनिए सुनिए। और आगे कहता है, अहम गजाधरम कविम तुंदिलम च एव भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्य चार्वकम च नमामि। यानी कि मैं गजाधर कवि पेटू, खाने के लोभी, यमराज को, वैद्य को और चार्वाक को प्रणाम करता हूँ। काव्य को सुनाकर हा करके बालक हंसता है और दूसरे भी हंसते हैं और बाहर निकलकर सभी अपने अपने घर जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आप इस कविता का अर्थ लिख सकते हैं। यहाँ से देखकर आप इस कविता का अर्थ लिखें और इस पाठ का अर्थ लिखें और इसे याद भी करें। तो बच्चों ये था आपका संस्कृत में चौथा पाठ बाल कवि सम्मेलनम। आइए इसके बाद जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। आप पहला प्रश्न आप स्वयं करेंगे, दूसरा प्रश्न हम आपको उसका उत्तर यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयेत्। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, अलम अंतः वही अधा ऊपरी। तो यहाँ पर कै में यहाँ पर देख रहे हैं आप वृक्षस्य, यहाँ पर जो खाली जगह छोड़ी हुई है खगा बसंती, ख में विवादेन वर्षा काले गृहात और यहाँ पर खाली जगह है मागच। तो जो ऊपर दिए हुए हैं ना, ये जो यहाँ पर पद दिए हुए हैं इनको आपने यहाँ पर भरना है। और इसी प्रकार से आपने यहाँ पर देख रहे हैं आप गह वाले में मंचस्या श्रोतारा उपविष्टा संति, तो यहाँ पर आप भरेंगे और यहाँ पर आप भरेंगे। तो क्या क्या लिखेंगे आप, आइए देख लेते हैं यहाँ पर उत्तर में। पहले में वृक्षस्या ऊपरी, यहाँ पर लिखेंगे खगा बसंती, और दूसरा लिखेंगे अलम विवादेन, और तीसरे का लिखेंगे वर्षा काले ग्रहात बही, यहाँ पर लिखेंगे वही। मागच यानी कि बाहर मत जाओ, और मंचस्य अधा लिखेंगे यहाँ पर श्रोतारा उपविष्टा संति, और लास्ट है यहाँ पर छात्रा विद्यालय से अंतः परिविशन्ति यानी कि अंदर प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर आप ध्यान दें। तीसरा प्रश्न है अशुद्ध पदम चिनुत। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, अशुद्ध पद जो है आपने छांट कर लिखना है। जैसे यहाँ पर गमंती, अच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, रामेण ग्रहम सर्पेण, और आगे गजेण, और इसके बाद लतिया सुप्रिया रमया निशिया लते रमे माते प्रिय लिखति गर्जति फलति सेवती। तो यहाँ पर आपने जो है शुद्ध पद जो है अशुद्ध पद चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे आप, इनमें से जैसे आप फर्स्ट वाले में देख रहे हैं गमंती, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, तो यहाँ पर जो है ये जो है अशुद्ध है यानी गलत लिखा हुआ है। कौन सा, गमंती। और यहाँ पर ख वाले में गजेण गलत है, और यहाँ पर ग वाले में सुप्रिया, और यहाँ पर लिखेंगे आप घ वाले में माते, और जो अंतिम है आपका ग वाले में आप लिखेंगे सेवती। ये आपके उत्तर होंगे। और इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न। आप ध्यान दें, चौथे प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत प्रसन्नताया चिकित्सकम लब्धवा और कुटिला दक्षा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये आपके लिए खाली जगह दे रखी है यहाँ पर, और यहाँ पर आप इसे भरेंगे।
तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे आप, आइए उत्तर जान लेते हैं। यहाँ पर जहाँ पे प्राप्य लिखा है वहाँ पर लिखेंगे आप लब्ध्वा, और यहाँ पर कुशला की जगह दक्षा, और प्रसन्नताया हर्षस्य का प्रसन्नताया, और वक्रय का कुटिला, और वैद्यम का चिकित्सकम। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। और यहाँ पर जो है कै, ख, ग, घ, ग और च देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, तो इनके उत्तर क्या लिखेंगे आप, इनके उत्तर लिखेंगे, कै का उत्तर लिखेंगे चत्वारा, ख का श्रोतारा, ग का गजाधरा आधुनिक, वैद्यम उद्देश्य, काव्यम प्रस्तांति। और यहाँ पर जो है घ का तुंदिला तुंदस्य, और यहाँ पर जो है ग का शरीराणी, और च का जामाता। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है आपके लिए, छठा प्रश्न है, मंजूषात पदानि चित्वा। आप देख रहे हैं यहाँ पर मंजूषात पदानि चित्वा, मंजूषात पदानि चित्वा कथाया पूर्ति कुरुतः। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नासिकायाम बारंबारम खड़गेन दूरम मित्रता मक्षिका। यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर जो है आप क्या करना है, व्यंजनेन उपविशत छिन्ना सुप्ता प्रिया। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, जो यहाँ पर जो है खाली जगह दे रखी है, यहाँ पर आपने सबकी जगह पे यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, आइए उत्तर बताते हैं आपको। यहाँ पर आप इस प्रकार से भरेंगे, ये जो खाली जगह है यहाँ पर प्रिय है, यहाँ पर सुप्त है, व्यंजनेन मक्षिका, और बारंबारम, और यहाँ पर नासिकायाम में, और इस प्रकार से खड़गेन, अगले में लिखेंगे आप यहाँ पर खड़गेन, और यहाँ पर दूरम। इस प्रकार से आप इसे मित्रता, और यहाँ पर छिन्ना। तो इस प्रकार से आप इसे भरें और आपके इस क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद बच्चों सातवां प्रश्न आपके लिए। सातवें प्रश्न में है विलोम पदानि योजियत। यहाँ पर जैसे लिखे ना, अधः नीचे, अंतः सुलभम, दुर्बद्धे ऊपरी, उच्चे का बही, दुर्लभम का सुबुद्धे। तो इस प्रकार से, और आंसर में क्या होगा आपका, आंसर में आप लिखेंगे, इसका आंसर होगा अधः का ऊपरी, अंतः का वही, दुर्बुद्धे का सुबुद्धे, उच्चे का नीचे, दुर्लभम का सुलभम। यानी कि यहाँ पर आपने विलोम शब्द लिखने हैं, जैसे यहाँ पर दे रखे हैं इनके विलोम लिखने हैं। तो इन्हें क्या करना, आपने मिलाना है। जैसे यहाँ पर अधः लिखा है, अधः का यहाँ पर आप देखेंगे नीचे किसी में से होगा, और जैसे यहाँ पर दुर्बुद्धे का सुबुद्धे का यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस प्रकार से आपके उत्तर ये वाले होंगे। आप इन्हें अपने उत्तर में लिखेंगे। तो बच्चों इसके साथ ही हमारे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप ध्यान दें, आज हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 संस्कृत का चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसी प्रकार कक्षा 7 संस्कृत के सभी पाठों का अर्थ, भावार्थ, सारांश और प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप लगातार इसी प्रकार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।